नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज की मुलाकात। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं खास शख्स से। और आज हमारे साथ में जो शख्स हैं वो बहुत खास इस मायने में है क्योंकि जो आम लोगों की दरकार है वो दो चीज की, पहले उसको भोजन मिल जाए, फिर शिक्षा मिल जाए और तीसरा उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर स्वास्थ्य आदमी का अच्छा रहता है तो सब कुछ अच्छा रहता है। और आज हमारे पास स्वास्थ्य महकमे के ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं। उनके पास में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, महिला कल्याण और शिशु कल्याण का विभाग भी है। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत शानदार करियर रहा सर आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी। सबसे अच्छी बात यह है कि जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े उसी यूनिवर्सिटी का मैं भी छात्र रहा हूँ। आपने 1990 में पहली बार चुनाव जीता, अध्यक्ष बने, ये बहुत बड़ी बात है। सब ईश्वर की मित्रों की कृपा है कि विश्वविद्यालय से शुरू हुआ सफर आज उत्तर प्रदेश में मुझे लोगों का सेवा करने का अवसर मिला है। सब मित्रों की और ईश्वर की कृपा है। राकेश राणा जो आजकल समाजवादी पार्टी में है, बड़े धुरंधर नेता माने जाते थे, आपने उनको डिफीट दिया। देखिए, उस समय विश्वविद्यालय का जो माहौल था, वास्तव में जो पढ़ने वाले छात्र थे वो सारे के सारे हमारे साथ थे और जो केवल एडमिशन इसलिए लिए थे कि उन्हें चुनाव लड़ना है, वो विपक्ष में थे। तो इसलिए छात्रों की जीत हुई थी उस समय। बड़ी बात करें तो कि उसके बाद तमाम सारे वो जो अध्यक्ष बने, बड़ा माफिया टाइप का माहौल हो गया हाँ, उसके बाद माहौल धीरे धीरे यूनिवर्सिटी का खराब होता गया। लड़ाई झगड़े, गुंडा फसाद बहुत हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे मैं कह सकता हूँ कि लोगों का पढ़ाई की तरफ रुझान अधिक है कैंपस में और मेरिट के आधार पर प्रवेश होने से बच्चों में पढ़ाई के प्रति और जागरूकता बढ़ी है, करियर के प्रति लोग सजग रहे हैं। बलरामपुर हॉस्टल में आप रहे, उसके बाद में एलबीएस में भी आप रहे। बलरामपुर एलबीएस दोनों में रहा मैं। दोनों एलबीएस का 99 का कमरा मेरा भी था, जिसमें से लोकेश जी आईएएस हुआ बिहार का। मैं 111 में रहता था। हाँ, और मैं 99 में था। तो हम लोग समय भी करीब करीब हम लोग का एक ही लाइन में थे हम लोग। जी। आपको मैंने जो देखा, मैंने जो आपको बहुत पास से देखा, आप यूं तो बड़े दबंग टाइप के थे, लेकिन महिलाओं के, लड़कियों के नाम पर बड़ा शर्मिला महसूस करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, लखनऊ विश्वविद्यालय में जब चुनाव हुआ जी, तो जो स्टूडेंट्स थे वो मेरे साथ थे और जो छात्राओं का वोट था जी, तो कैलाश छात्रावास एकमात्र पोलिंग होती थी लड़कियों के वोट के लिए। कैलाश छात्रावास में जितने भी वोट पड़े थे उस समय मुझे याद है शायद 1135 वोट पड़े थे। 1135 में 1125 वोट मुझे मिले थे छात्राओं के। मतलब लगभग 100% पोलिंग छात्राओं की मेरे पक्ष में हुई थी। जबकि आप महिलाओं से, लड़कियों से बड़ा शर्माते थे, आप बात नहीं कर पाते। उस समय कई ऐसे बहनें थीं जो हमारे साथ थीं और सबसे बड़ी बात थी उनके ब्रदर मेरे साथ रहते थे। उन लोगों ने पूरा वहाँ पर मुहिम चला करके एक व्यवस्थित ढंग से प्रचार किया और छात्राओं को महसूस हुआ कि उनकी बात को हम बेहतर ढंग से उठा सकते हैं। तो हमें जो स्टूडेंट्स थी, खासकर गर्ल्स ने हमें मदद किया था। वहां से जो सफर शुरू हुआ वो आगे सांसदी के रूप में परिवर्तित हुआ। 2004 में आप पहली बार सांसद बने। हाँ, 2004 में मैं सांसद बना। फिर उसके बाद 2008 में मैं राज्यसभा चला गया जी। और आफ्टर देन फिर उत्तर प्रदेश असेंबली में 17 में जाने का अवसर मिला और 22 में पुनः मिला। पिछली बार मैं लॉ मिनिस्टर था, अब की बार मैं डिप्टी सीएम के साथ हेल्थ मिनिस्ट्री देखता हूँ। हरदोई से निकल करके, हरदोई के एक छोटे से गांव से निकल करके एक लड़का यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनता है, फिर सांसद, उन्नाव से सांसद बन जाता है। अनु टंडन जैसी, अगर आप देखेंगे तो हमारी गति जो है वो चींटी की तरह है जी। चींटी जब पहाड़ पे पहुंचती तो नीचे वाला आदमी सोचता नहीं कि कैसे पहुंची होगी, वहां तो रहती नहीं है वो। ऐसे ही आप देखेंगे, हम सबसे पहला चुनाव ला रिप्रेजेंटेटिव का लड़े जी। फिर हम वाइस प्रेसिडेंट हुए, फिर हम प्रेसिडेंट हुए, फिर हम लोकसभा गए, फिर राज्यसभा गए, फिर विधायक बने, लॉ मिनिस्टर बने, फिर विधायक बने, फिर डिप्टी सीएम बने। तो इस बीच जो समय था, हमारे सहपाठी दिनेश चंद्र त्रिपाठी जी बैठे हैं। मैं जब 1990 में लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ में अध्यक्ष था तो ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष थे, मेरे मित्र हैं जी। तो हम दोनों ने साथ साथ लड़ाई लड़ी। और आप सोचिए कि 1990 में छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद 4 में, तो जब अचानक राज्यसभा लोकसभा में गया 4 में, तो 14 साल लग गए और 14 साल में उनमें एक भी दिन गैप नहीं रहा होगा। ऐसा नहीं था कि अगर हम किसी पद पर नहीं है तो हम घर में सो रहे हैं। हम लोग राउंड द क्लॉक सड़क पर रहते थे, छात्रों के लिए, युवा के लिए, यूथ के लिए काम करते थे। तो गोरखपुर में कई बार हम लोगों ने
छात्र संघ चुनाव में प्रतिभाग किया, छात्र युवा सम्मेलन में प्रतिभाग किया, तो पूरे प्रदेश के जितने स्टूडेंट लीडर्स थे सब लोग हमारे साथ थे। एक बार हम लोगों ने छात्र युवा संघर्ष समिति बनाया था, तो पूरे प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट्स यूनियन थे सबके इलेक्टेड प्रतिनिधि उसमें आए थे और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स की जमावड़े के उपरांत एक बड़े युवाओं के पक्ष में निर्णय हुए थे। जैसे आपको याद होगा 1989 से पहले बीए 2 साल का होता था, 3 साल का नहीं होता था। 2 साल का जी। बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो बीपी सिंह ने वादा किया था देश की जनता से कि हम बेरोजगारी के आंकड़े को कम करेंगे, और बेरोजगारी दिखाई जाती थी, जो ग्रेजुएट हैं उनको जो सर्विस नहीं मिली उसको सबको बेरोजगार मानते थे, आंकड़े ऐसा कहते थे। तो 3 साल का भी ये हो गया, तो हम लोगों ने उसके खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट चलाया। हम लोग जेल भी गए थे, मुझे अच्छी तरह याद है, दिनेश भी शायद साथ में थे जी। तो उन परिस्थितियों से लड़ते झगड़ते हम लोग यहाँ तक आ गए। और आज भी मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश के आम गरीब जनता जो है, आम जनता है, जो जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है, कभी उसका कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे दर्द होता है, और हम उस व्यक्ति के साथ खड़े जिसके साथ कोई नहीं है। और इस मामले में मैं कभी पीड़ित व्यक्ति को ना उसका पता पूछता हूँ, ना घर पूछता हूँ, ना धर्म पूछता हूँ। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके यदि कोई पीड़ित व्यक्ति है हम उसके साथ खड़े हैं। और यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि दरिद्र नारायण की सेवा करनी है, और जो पीड़ित है वही नारायण का स्वरूप है, वही भगवान का स्वरूप है। बड़ी शानदार। लेकिन जब आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़े उसके बाद में मिश्रा जी की जोड़ी, आपकी जोड़ी बड़ी सुपर हिट हम जोड़ी सब थी। लोगों ने पीड़ित व्यक्ति की आवाज बनने का प्रयास किया था जी। और हर स्थिति में ऐसा कोई भी व्यक्ति जो जरूरतमंद है हम लोग उसके साथ हमेशा खड़े रहे। वर्तमान की अगर हम बात करें तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आपको न्याय मंत्री बनाया गया, और मुझे याद है अच्छी तरीके से कि एक डिपार्टमेंट ऐसा था जो डिफंक्ट पड़ा था। न्याय मंत्री के रूप में, लॉ मिनिस्टर के रूप में मेरा सौभाग्य, मुझे काम करने का अवसर हमारे नेता, हमारे अभिभावक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमें जब मौका दिया उत्तर प्रदेश में काम करने का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, तो लॉ मिनिस्ट्री में बहुत बड़े काम होने थे। सबसे बड़ी हमारे सामने जो हमारा टारगेट था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था जो ऐसे कानून जिनका उपयोग नहीं हो रहा, फाइलों का बोझ बन करके पड़े हैं, ऐसे सभी कानूनों को समाप्त करें। हमने विधानसभा में बिल लाकर ऐसे 1500 कानूनों को समाप्त किया जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, वो केवल फाइलों का बोझ बने हुए थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में लंबित मुकदमे थे। मुझे याद है अगर कुल मिलाकर के मुकदमों की संख्या देखें तो लगभग 7.5 लाख से अधिक मुकदमे हमने समाप्त किए, वापस लिए उनको, जनहित में सरकार ने वापस, अदालतों का बोझ बने पड़े। 2.5 लाख मुकदमे तो केवल कोविड काल के थे, और इसके अलावा जो विभिन्न राजनीतिक दलों के मुकदमे थे। और ये एक बार विधानसभा में सवाल हुआ, विपक्षी सदस्य ने सवाल किया कि आपने चुनिंदा लोगों का मुकदमा वापस लिया है, तो हमने पूरी सूची पढ़ करके विधानसभा में उठाई। आप देखिएगा नेट पे कहीं डिबेट में आपको विधानसभा की नेट पे आपको मिल जाएगा। हमने सबका मुकदमा पर, हमने नाम नहीं लिया, हमने आपका भी लिया, आपका भी लिया, सबके मुकदमे, जो भी पॉलिटिकल मुकदमे हैं। हमारा मानना है कि जिन मुकदमे में धरना प्रदर्शन के कारण माननीय विधायक, माननीय सांसद या अन्य पदों पर बैठे लोग वांछित थे, मुकदमा पुलिस ने उस समय लिख लिया था। अब उस समय पुलिस ने जो 87 मुकदमा लिखा, वो ना पुलिस बची है, ना उनके गवाह बचे हैं, मुकदमे में कुछ सजा वजा होना नहीं है, और ना मुकदमे में कुछ तथ्य बचा है, पॉलिटिकल मुकदमे थे। तो हमने तय किया कि हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार या गंभीर, जैसे 420, 467 कोई गंभीर गबन का मामला है, ऐसे मुकदमों को हमने अलग किया पॉलिटिकल, और जो बाकी जितने मुकदमे थे सबको वापस कर दिया और सब पे तथ्यात्मक ढंग से लिख के वापस किया। मुझे कहने में प्रसन्नता है कि ऐसे लगभग 7.5 लाख मुकदमे हमने खत्म किए। बहुत सारे। और इसके अलावा विभिन्न न्यायालयों में पैरवी करने के लिए हमने बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं की नियुक्ति की, और चाहे जिला न्यायालय हो, चाहे माननीय उच्च न्यायालय हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष बेहतर ढंग से रखने के लिए हमने 17,500 से अधिक अधिवक्ताओं की नियुक्ति की। और मुझे कहने में प्रसन्नता है कि अधिवक्ताओं ने प्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध होते हैं उनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे सजा दिलाने में। जो गंभीर हेनियस क्रिमिनल्स थे उनको सजा दिलाने का काम लॉ मिनिस्ट्री के माध्यम से हम लोगों ने किया। एक काम आप अब भूल गए, शायद आपको याद नहीं पड़ रहा, मैं याद दिला देता हूँ। एक आपका विभाग था जो डिफंक्ट पड़ा हुआ था, जिसमें अगर कोई गरीब जेल जाता था और उसकी जमानत हो जाती थी तो वो जेल से बाहर इसलिए नहीं आ पाता था क्योंकि कोई वकील नहीं मिलता था। आपने जो एक डिपार्टमेंट है
जो ऐसे लोगों को वकील प्रदान करता है? क्या है कि वो विधिक सेवा प्राधिकरण है, जी। तो उसमें जो जिला स्तर पर भी है और राज्य स्तर पर भी है, केंद्र स्तर पर, उसके माध्यम से ऐसे वकील ऐसे जो मतलब अभियुक्त या ऐसे लोग जिनका कोई पैरवी नहीं करता, तो उनके प्लेटफार्म के माध्यम से उनको हम विधिक सहायता निःशुल्क दे करके अदालत में पैरवी करते थे। बड़ी बात है कि अब 2022 की बात करें, 17 से थोड़ा 22 पर आ जाते हैं। आपने फिर से चुनाव जीता लखनऊ से और दोबारा विधायक बने और इस बार सीधे उप मुख्यमंत्री, और इतना बड़ा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य महकमा, जिसमें लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने चिकित्सकों की संख्या की थी। जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का अभियान जो शुरू किया, आज उत्तर प्रदेश राज्य में 17 से पहले मात्र 40 मेडिकल कॉलेज थे, आज हमारे पास 81 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा पीजीआई, केजीएमयू, लोहिया संस्थान और जिम्स नोएडा जैसे भी संस्थान है जहां पर पढ़ाई मेडिकल की होती है, और एमबीबीएस की सीटें लगभग 2.5 गुनी, एमडीएमएस की सीटें लगभग 2.5 गुनी, और एमसीएच जैसे विशिष्ट श्रेणी के जो चिकित्सक होते हैं उनको भी बड़ी संख्या में हमने वृद्धि करने में सफलता हासिल की है। एक छोटा सवाल ये पर है, आपने कहा कि जैसे कि मुख्यमंत्री जी की एक योजना थी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज आपकी योजना थी, आपने 81 मेडिकल कॉलेज की संख्या बताई, क्या ये सब सरकारी है या इसमें प्राइवेट? इसमें 81 में 36 मेडिकल कॉलेज जो हैं वो निजी क्षेत्र के हैं, 44 सरकारी क्षेत्र के हैं, और वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के लिए मात्र हमारे पास 7 जिले बचे हैं जहां मेडिकल कॉलेज खोले जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वहां भी पीपीपी मोड पे हम शीघ्र ही आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी समस्या थी डॉक्टरों की, जो एमबीबीएस की सीट नहीं बढ़ पाती थी, आपने उसको, आप बता रहे आपने करीब 2.5 गुना किया है, तो कितनी आगे अभी क्या उम्मीद? देखिए, अभी लगातार हम नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं और सीटों में वृद्धि भी कर रहे हैं। हर स्थिति में एक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति को स्वस्थ होना आवश्यक है, तो सबके लिए चिकित्सा व्यवस्था हो, इसके अलावा लोग बीमार न पड़े, इसके लिए लगातार हम लोगों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जब कहीं भी हमारा हेल्थ कैंप लगता है तो वहाँ एक काउंटर इस बात की भी होता है कि दैनिक दिनचर्या को कैसे सुधारें, प्रतिदिन एक्सरसाइज करें, क्या खाएं, कैसे पर्यावरण में रहें, कैसे वातावरण में रहें, क्या खाएं क्या ना खाएं, ये सब हम उनको जरूर अपने काउंसलिंग के माध्यम से उनको बताते हैं। ब्रेक का समय हो रहा है, लेकिन ब्रेक के जाने से पहले एक बार एक सवाल और इस पर ले लेते हैं कि आपके पास 2 मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर और रायबरेली, वो उनकी स्थिति इस समय क्या है? वैसे वो मेडिकल कॉलेज की चर्चा आप नहीं करें, मुझे लगता है आप एम्स की चर्चा करें। वो गोरखपुर एम्स और रायबरेली एम्स है, और दोनों अच्छे काम कर रहे हैं। वो भारत सरकार के द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन राज्य सरकार सहयोगी की भूमिका में रहती है, और लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को एम्स गोरखपुर से और मध्य के लोगों को रायबरेली एम्स में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन भी मेडिकल के स्टूडेंट्स को मिल रही है। आपने एमबीबीएस की सीटें बढ़ा दी, लेकिन जो सीनियर डॉक्टर थे जिनकी उम्र भी बढ़ाई गई, 65 आपको पता है, हमने एक तो उम्र बढ़ाई, 65 तक ले गए। दूसरा, हमने विशिष्ट श्रेणी के जो चिकित्सक उनकी सैलरी का, हिंदुस्तान में सर्वाधिक सैलरी विशिष्ट चिकित्सकों को उत्तर प्रदेश देता है। हम मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक रिवर्स बिडिंग के आधार पर उनकी नियुक्ति करते हैं। हार्ट स्पेशलिस्ट हो, किडनी हो, लीवर हो, या अन्य कोई विशिष्ट श्रेणी के चिकित्सक हैं, उनको 5 लाख रुपए तक मैक्सिमम सैलरी पर हम उनके मानदेय पर रख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कभी जो हमारा गांव का क्षेत्र है, रूरल क्षेत्र, वहां पर अभी रूरल क्षेत्र को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर और उपकेंद्र बनाए हैं, जिनकी संख्या 25,500 से अधिक है, 5,000 की आबादी पर है। वहाँ 14 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच होती है, जच्चा बच्चा की वैक्सीनेशन की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्थाएं होती हैं, सर दर्द, सर्दी, जुकाम, बुखार, ऐसी सभी दवाइयां वहाँ उपलब्ध हैं। सीएससी और पीएससी में बताते हैं थोड़ा कमजोर ढांचा है वहां पर, उसको बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं? कहाँ का ढांचा बताएं? सीएससी और पीएससी क्या ढांचा कमजोर है? देखिए, सीएससी 30 बेडेड इंडोर हॉस्पिटल है, इसी संख्या 950 अस्पताल हमारे पास है, जहाँ जच्चा बच्चा की, माइनर सीजेरियन की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा वहाँ दवाइयाँ पर्याप्त उपलब्ध हैं, पैथोलॉजिकल जांच होती है, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड भी है। तो हमने 4000 से अधिक प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर को चिन्हित करते हुए अपनी बहनों को जो गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड के लिए जाती थी, उनको हम एक बारकोड उनके मोबाइल पर भेजते हैं, बारकोड स्कैन करके वो अल्ट्रासाउंड करा सकती हैं। पैसा सरकार के खाते से कटेगा, उनको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। एक बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना में उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 पर है जी। आज हमारे पास 5.5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड धारक है, जिनको हम निःशुल्क चिकित्सा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, 5 लाख तक के इलाज की गारंटी है। 3000 प्राइवेट अस्पताल है, 3000 सरकारी अस्पताल है, ऐसे 6000 अस्पतालों का नेटवर्क हमने आयुष्मान जो योजना के कार्ड धारक उनको
दिया है, 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी के तहत हम उनका इलाज कर रहे हैं। नहीं, आपने जो गोल्डन कार्ड बनवाया है वो क्या यूपी ने भी कोई स्कीम शुरू की इस तरीके से? देखिए, जो व्यक्ति आयुष्मान भारत में कवर नहीं हो पाया जी, उसको मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत कवरेज मिला है, और इस प्रकार टोटल मिलाकर के लगभग 5.5 करोड़ से अधिक हमारे पास आयुष्मान भारत के कार्ड योजना के धार जो लाभ प्राप्त कर। चलिए वक्त एक ब्रेक का हो चुका है, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और आप अपना टीवी स्क्रीन छोड़ करके कहीं ना जाइएगा, क्योंकि अगले सेगमेंट में हम जरा मातृत्व कल्याण की बात करें, शिशु कल्याण की बात करें और तमाम और जो विभाग हैं उस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सर। मातृत्व और शिशु कल्याण की बात करें, उस विभाग में क्या कर रहे हैं आप? देखिए, जच्चा बच्चा की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए हमने बड़े प्रयास किए हैं जी। एक तो 100% संस्थागत प्रसव हो, ये हमारी पहल है, और हमने जो आशा वर्कर्स हैं उनके माध्यम से एक एक घर को चिन्हित कराया, और हम प्रेरित करते हैं कि 100% जो प्रसव है वो संस्थागत हो, हमारे अस्पतालों में हो या प्राइवेट चिकित्सकों के यहाँ, जिसको जाना है जा सकता है, हम कोई प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। जी जी। लेकिन हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, तो मुझे कहने में प्रसन्नता है कि मात्र उससे मृत्यु दर कम करने में हमने सफलता हासिल की है उत्तर प्रदेश राज्य ने। लेकिन अप टू द मार्क आने में भी समय लगेगा, इसके लिए प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं और लगातार हम जनता के संपर्क में हैं। हम आपके माध्यम से भी प्रदेशी जनता से अपील करते हैं कि कृपया हमारी बहनों को ये प्रसव के लिए जाना पड़ता है तो सरकारी अस्पतालों में जाएं, सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, और 100% संस्थागत प्रसव ही आगे बढ़ाएं, जिससे जच्चा बच्चा की जो मृत्यु दर है उसे हम रोक सकें, और इसमें सारी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। मैं उसी पर आ रहा था, क्योंकि जो नेशनल एवरेज है, औसत जो राष्ट्रीय है, उससे यूपी का औसत काफी बढ़ा हुआ है। हम शीघ्र ही पूरा कर लेंगे, मुझे लगता है कि आने वाले 2 वर्षों में हम पूरा कर लेंगे। ये अच्छी बात आप बता रहे हैं कि जो हम इसके लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, संसाधन भी हमने झोंके हैं, और लगातार स्वयं में मॉनिटरिंग भी करता हूँ। एएनएम की बात, भर्तियों की अगर हम बात करें तो लगातार आपने पिछली बार भी बहुत हजारों की तादाद में एएनएम की भर्ती किया, अभी भविष्य में लगातार वो निकलता रहता है, जैसे जैसे अध्याचन आता है हम लोक सेवा आयोग में भेज करके उनकी भर्तियां कराते हैं। अब हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो चिकित्सक और चिकित्सक शिक्षक हैं, जिनको प्रोफेसर्स कहते हैं, इनकी भर्ती के लिए हमने अलग बोर्ड बना लिया है, जो चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का भर्ती बोर्ड कहलाएगा। उस बोर्ड के माध्यम से हम भर्ती करेंगे। लोक सेवा आयोग को जब अध्याचन भेजते थे, लोक सेवा आयोग को ढेर सारे विभागों की नियुक्तियों का व्यवस्था करनी होती, इसलिए हम उनसे हाथ जोड़ लिए हैं, और अपना ही एक नियुक्ति आयोग बना करके जो पारदर्शिता ढंग से व्यवस्थित ढंग से करेगा, और जो पीजीआई और लोहिया और केजीएमयू जैसे चिकित्सा संस्थान है, किसी बड़े डायरेक्टर की नियुक्ति में होगा, प्रक्रिया चल रही है। तो यूँ तो आप कभी, मैंने आपको इमोशनल होते हुए नहीं देखा, लेकिन अभी हाल ही एक जनसभा में आप रो दिए। मेरठ में हमारे बहुत ही सीनियर कवि हैं हिंदुस्तान के, आदरणीय हरिओम पंवार जी, उन्होंने एक ऐसी बात कही कि कहा कि आप जब मैं पाठक जी के घर गया और राजा अगर हमें दिल खोल करके खाना खिलाए, स्वयं सर्व करे, तो महसूस करता था इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति कैसे इतने नीचे जा सकता है। तो मुझे लगा कि ये अतिशयोक्ति जैसा वो उन्होंने कहा। मैं चूंकि स्वयं गरीबी में पला हूँ बढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ गरीब क्या होता है, और गरीब व्यक्ति को मैं जब आंखों में आंसू देखता हूँ तो मुझे स्वयं दर्द होता है। तो वही मैंने उनको कहा, और पब्लिक को भी मैंने कहा कि जो दूर खड़ा व्यक्ति जिसके पैर में चप्पल नहीं है, बेवाई गई हुई है, शरीर पर वस्त्र नहीं है, मैं समझता हूँ कि वो मेरा स्वरूप था आज के 40 साल पहले, इसलिए मैं पीड़ा समझता हूँ, इसलिए उसे गले लगाता हूँ। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, जो बड़े पद पर होना हमारे लिए कोई गौरव की बात नहीं है, मेरे लिए सेवा का सब्जेक्ट है, और हर गरीब आदमी को मैं अपना चेहरा ही देखता हूँ, इसलिए मैं उसकी सेवा करता हूँ। अभी केंद्रीय बजट पास हुआ है, उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के काफी कुछ मिला। उत्तर प्रदेश केंद्रीय बजट ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के लिए खजाना खोलने का काम किया है। उत्तर प्रदेश को जो 7 नए रेल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जो हाई स्पीड ट्रेन चलेंगी, उसमें 2 उत्तर प्रदेश को मिले। हमें वाराणसी से सिलीगुड़ी और वाराणसी से दिल्ली, ये हाई स्पीड ट्रेन 2 मिली हमको। उत्तर प्रदेश राज्य में हर जिले में ट्रामा सेंटर बनेगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल को हम क्षमता वृद्धि करेंगे, उत्तर प्रदेश को मिला। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे हमारा जो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज जा रहा, उसको हम हरिद्वार तक ले जाएंगे केंद्रीय बजट में। ऐसे ढेर सारे ऐसे मतलब प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गर्ल्स हॉस्टल बनेगा। उत्तर प्रदेश में जो कामकाजी महिलाएं हैं
उनको बहुत लाभ मिलने वाला है। और उत्तर प्रदेश राज्य में जैसे डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, उसमें केंद्र सरकार ने अलग से व्यवस्था किया है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो गति है वो तेजी के साथ विकसित राज्य के लिए आगे बढ़ रही है। और विकसित भारत की जब हम कल्पना करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य को हम देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश के समुचित विकास के बगैर हम राष्ट्र के विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को अधिक से अधिक बजट देने का काम किया है। एक कॉन्क्लेव भी हुआ, स्वास्थ्य को लेकर के कॉन्क्लेव हुआ, जिसमें जेपी नड्डा जी ने शिरकत भी किया, और वहां पर क्या खास रहा हो? देखिए, हेल्थ सेक्टर में अपार संभावना है, नित नए प्रयोग हो रहे हैं। एआई को लेकर के अब चिंता हो रही है। हेल्थ सेक्टर में एआई को कैसे हम आगे बढ़ाएं। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार संभावनाएं व्यक्त की हैं। अगर हेल्थ सेक्टर में चिकित्सक और जो चिकित्सा विज्ञान के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जो रिसर्च करते हैं, ड्रग्स पर रिसर्च करते हैं, अगर वो हेल्थ सेक्टर में एआई का उपयोग करें और तेज गति से हम काम कर सकते हैं। इसके लिए हमने आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता किया है। हम एक ऐसा अस्पताल बना रहे हैं जो एआई का उपयोग करेगा और बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। ये काम उत्तर प्रदेश राज्य में हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने आज कहा कि ललितपुर में काफी संभावना है। ललितपुर में ड्रग्स को लेकर के और नोएडा में जी ड्रग्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स के लेकर के सरकार एक बड़ा फार्मा पार्क लेकर के आई है। और हमने देश भर के जो फार्मा इंडस्ट्री के उद्योगपति हैं, नामी गिरामी, सबको एक मंच पे इकट्ठा करके उनसे कहा, उत्तर प्रदेश एक बड़ा बाजार है, 25 करोड़ लोगों का राज्य है और हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। हम प्रतिदिन लगभग लाखों लोगों को ओपीडी में देखिए। एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूं, 50 करोड़ लोग हम साल में ओपीडी में देखते हैं अपने सरकारी अस्पतालों में। और मैंने देखा भीड़ लगी रहती है वहां, तो जैसे लगता है कोई करोड़ों की संख्या में हम ऑपरेशंस करते हैं, हम निःशुल्क लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा मार्केट भी है। तो हमने देश के नामी गिरामी सभी दवा उद्योगपतियों से कहा, उत्तर प्रदेश राज्य में आप अपना उद्योग लगाएं, दवाई उत्पादित करें। और उत्तर प्रदेश में काफ़ी संभावनाएं हैं और बड़ी संख्या में मैं कह सकता हूं फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े नामी गिरामी लोगों ने उसमें प्रतिभाग किया और लोगों ने कहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य बदला है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है और व्यापार के लिए और उद्योग के लिए इससे बेहतर कहीं कुछ जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य अपार संभावना वाला राज्य है। एआई के साथ साथ एक और क्षेत्र अभी अनटैप्ड है, शायद उसको आप टैप करने जा रहे हैं। इको टूरिज्म की बात करें, देखिए मेडिकल टूरिज्म की चर्चा आप कर रहे हैं, तो जैसे बाहर से लोग जो आते हैं, जो गल्फ कंट्रीज से या अन्य राज्यों से, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, नेपाल है, भूटान है या बांग्लादेश है, या ऐसे राज्य जहां पर मेडिकल की उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, तो वो लोग आकर के यहाँ टूरिज्म भी घूमते भी हैं और दवाई कराते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ आधे दाम में करा के जाते हैं, सस्ता पड़ता। अगर बाईपास आप इंग्लैंड में कराएंगे तो उसका आधे दाम, चौथाई दाम में हमारे यहाँ बाईपास हो जाएगा। तो हमारे पास बेहतर और सस्ते दर पर चिकित्सा व्यवस्थाएं उपलब्ध है और मुझे कहने में गर्व है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए और क्या, और इस दिशा में स्ट्रेंथन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये सुधारात्मक प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहेगी। टेलीमेडिसिन की बात करें, टेलीमेडिसिन में देखिए, संजीवनी ऐप पे अगर सरकारी आंकड़ा है, हम हर अपने स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर में कंप्यूटर दिए हैं। तो टेलीमेडिसिन का एक छोटा सा आंकड़ा, जो स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर हमारा 5000 की आबादी पर है, हम 75 से 80 हजार मरीज प्रतिदिन देख रहे हैं। ये सरकारी आंकड़ा है। अगर आप देखेंगे तो बड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और इसमें तो और भी बड़ा ये संख्या आएगी, लेकिन स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर में 75 से 80 हजार मरीज हम प्रतिदिन देख रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ये बहुत शानदार है। लेकिन जो हमने जो बात की, जो गांव है, छोटे से गांव, जो 2 टियर 3 टियर के वाले गांव हैं, वहां पर नेट ना होने की वजह से टेलीमेडिसिन, ऐसा कोई जगह नहीं। आप बताइए कहाँ आपके गांव में नेट है? देखिए है कि नहीं है? नहीं है। हाँ? लेकिन कोई गांव ऐसा बताइए जहां नेट ना हो, टेलीफोन ना हो, कोई गांव बताओ। नहीं, कोई गांव बताइए इंटर स्टेट में। नहीं, ये बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये हो सकता कि इस सब्सक्राइबर का नहीं, इस प्रोवाइडर का नहीं तो उस प्रोवाइडर का। नेट अब हर जगह है। और एक बात बताएं आप जी, नेट मतलब डाटा और आटा आपको हर गांव मिल जाएगा। ये बात सही है। आज करोड़ों, 100 करोड़ के से ऊपर लोग कर रहे हैं, सबके पास। सब बड़ी बात यह है कि आपने तमाम योजनाएं भी शुरू की, कन्या सुमंगला योजना और मातृ शिशु वाली, तो ये क्या योजनाएं हैं, कितना लाभ मिल रहा है? पूर्ण ध्यान पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, लाइन ऑर्डर को लेकर है। उत्तर प्रदेश बदल गया है। आज उत्तर प्रदेश राज्य पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर है। समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा माफिया तत्व हावी थे, सबको निपटा लिया है। अब उत्तर प्रदेश में कोई ऑर्गेनाइज क्रिमिनल नहीं है, शांति व्यवस्था कायम है, कोई दंगा यहाँ नहीं होता। उत्तर प्रदेश राज्य अब संभावनाओं वाला राज्य है। मैंने फिर से एक बार वापस की, कन्या सुमंगला योजना क्या है और इसमें कितना? कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से जो
भ्रूण हत्याएं हो रही थी, हम उसको रोकने में सफल हुए हैं। हम कन्या के जन्म से लेकर के और ग्रेजुएशन तक उसको समय समय पर आर्थिक लाभ भी देते हैं और उसको आगे पढ़ाई के बाद कहीं सेवा में मौका मिले उसकी लगातार चिंता करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लेकिन चलते चलते एक आखिरी सवाल है कि स्वास्थ्य विभाग में और क्या अच्छा हो सकता है और लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे हो? जी, ये लगातार बदलाव की प्रक्रिया है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है हर समय हम बदलाव के लिए तैयार हैं और हम स्वीकार करते हैं कि जो भी चेंजेस हैं दुनिया में हो रहे हैं हम उनके साथ चलेंगे। एक आखिरी है, हमारे चैनल आज की खबर के माध्यम से आप लोगों को क्या आज की खबर जब लॉन्च हुआ तो हमने बधाई दी थी। आप क्या लोगों को बधाई देते हैं, पूरे प्रदेश के लोगों से कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को आप ग्रहण करें और कहीं कोई समस्या हम नहीं आने देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये है ब्रजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री, जो बता रहे हैं कि चूंकि स्वास्थ्य महकमा तो आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन अच्छी बात यह कि चूंकि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर बहुत मजबूत हुआ है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और यही कारण है कि चाहे इको टूरिज्म हो, AI का मामला हो, हर तरफ से विकास हो रहा है और ये विकास की गति रुकने वाली नहीं है, ये द्रुत गति से चलती ही रहेगी। आप हमें दीजिए इजाजत हमारी टीम के साथ में, और हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक ऐसे ही शख्स के साथ।